कक्षा 10वीं अध्याय 5 के लिए हम पहले समझ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। पहले पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तब अगला पद आता है, फिर अगले पद में वही स्थिर संख्या जोड़ेंगे तो अगला पद, ये क्रम चलता जाता है। इस स्थिर संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहते हैं, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। समांतर श्रेणी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और nवें पद को, अब 11 है n, तो 11वें पद को A11 या 15वें पद को A15 से प्रदर्शित करते हैं। अब समांतर श्रेणी का रूप क्या है? जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ये एक समांतर श्रेणी है, AP है। क्यों? क्योंकि पहला पद जो है 2, उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 5, फिर 3 जोड़े तो 8, फिर 3 जोड़े तो 11, फिर 3 जोड़े तो 14, ऐसे आते जाएगा। तो प्रत्येक पद में 3 जोड़ने पर आ रहा है, इसलिए ये एक AP है। 15, 13, 11, 9, 15 में से कितना घटाए कि 13 आए? 2, फिर 13 में से फिर 2 घटाए तो 11, 11 में से 2 घटाए तो 9, 9 में से 2 घटाए 7, तो प्रत्येक पद में -2 जोड़ रहे हैं, -2 जोड़ रहे हैं यानी कि -2 कर रहे हैं सब में से, तो ये भी एक AP है। 3, 3, 3, 3, अब प्रत्येक पद में यहाँ शून्य जोड़ रहे हैं, तो कोई भी प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी, या 0 भी हो सकती है। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? किसी समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। अब प्रश्नावली 5.1 है हमारी। इसमें आपको निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध सूची एक AP है और क्यों, आपको बताना है कि जो सवाल दे रखा आपको उस सवाल से कोई AP बनेगी या नहीं बनेगी। यानी सभी पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आ रहा है क्या? अगर आ रहा है, सार्वअंतर सब में समान है, तो वह AP है। और अलग अलग आएगा, किसी पद में 2 जोड़ना है, किसी में 3, किसी में 4, अंतर अलग अलग है, तो वो AP नहीं होगी। तो पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दूरी किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए आप क्या मानेंगे? मान लेते हैं अपन यहाँ पर, माना कि टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया, वो हमारा पहला पद होगा, वो है 15 रुपये। 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 15 रुपये देने होंगे। अब प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए, आप जितनी दूर जाओगे आप हर बार 8-8 किलोमीटर बढ़ जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर और 8 रुपये, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अब A2 बराबर क्या आएगा? A2 बराबर आएगा 15 + 8, यानी कि 15 और 8 23 रुपये लगेगा 2 किलोमीटर जाओगे तो। A3 क्या आएगा? 23 रुपये लग गए, उसमें और 8 रुपये जुड़ जाएंगे, तो 23 और 8 कितने हो जाएंगे? 31 रुपये। यानी कि आपकी AP कैसी बनेगी? AP बनेगी, पहला पद है 15, दूसरा 23, तीसरा 31, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जितने किलोमीटर आप जाएंगे उतने किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सार्वअंतर समान है क्या? सार्व अंतर D निकालने के लिए क्या करते हैं हम? दूसरे पद में से पहले वाले को घटाते हैं, तो ये A3 है, A3 में से क्या घटा दें हम? A2 घटा दें, तो यहाँ A3 में से A2 घटाएंगे, यानी 31 में से 23 घटाएंगे, तो D कितना आएगा? 8 आएगा। फिर वापस से दूसरे में से पहले को घटा दें, वापस सार्वअंतर निकालने के लिए A2 में से क्या घटाएं? A1, तो यहाँ D आ रहा है A2 23, उसमें से A1 15 घटाया, तो सार्वअंतर कितना आ रहा है? 8। अब ये सार्वअंतर समान आ रहा है प्रत्येक पद का, जितने पद हो सबका अगर सार्वअंतर समान है, तो अतः सार्वअंतर समान है, तो यह एक AP है। सार्वअंतर समान है, अतः दी गई स्थिति AP मतलब कि समांतर श्रेणी के रूप की है। दूसरा है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में जितनी हवा भरी है, एक बार पंप करने पर कितना भाग बाहर निकलता है? 1/4 भाग। फिर दूसरी बार जितनी हवा बची है उस हवा का फिर 1/4 भाग बाहर निकालता है। प्रत्येक बार बेलन जितनी शेष हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? x है, और प्रत्येक पंप के बाद हवा की शेष मात्रा को हम A2, A3, A4 आदि से व्यक्त करते हैं। तो पहला A1 बराबर कितनी मात्रा थी बेलन में? पहली बार A1 में थी x मात्रा। अब ये A1 हो गया। A2 का मान निकालने के लिए जितनी हवा की मात्रा थी उसका कितना? 1/4 और शेष कुल हवा यानी x का। तो x बटे में कुछ नहीं है, -1/4x। 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 से 4 का पढ़ा गया 4 बार, 4 का x में गुणा करेंगे 4x, -4 से 4 कट गए तो 1x, यानी हर अलग अलग है तो 4 का x में गुणा और 1 का 1x में गुणा बटे में 4। 4x में से 1x गए, 3x/4। ये A2 का मान आ गया। अब A3 निकालना है हमको, तो A3 बराबर क्या होगा? A3 बराबर अब हवा कितनी बची है? 3/4x। ये हवा थी, उसमें से 1/4 हवा माइनस करना है किसका? 3/4x का। किसका 1/4? जितनी शेष हवा थी उसका 1/4। तो इसको हल करें, इस कंडीशन को हल करेंगे तो 3x/4 और -3 एकम 3 और नीचे 4 चौक 16 x है। अब इसको लघुत्तम लेके हल करें तो A3 बराबर आएगा 4 और 16 का लघुत्तम 16। 4 के पाड़े में 16 कितनी बार में आएंगे? 4 के पाड़े में 16 आते हैं 4 बार में। तो 4 का ऊपर गुणा करा 3 में, 4 त्रिक 12x। 16 के पाड़े में 16 एक बार आए, सो 1 का गुणा 3x में 3x, यानी A3 बराबर आ रहा है 12 में से 3 गए 9x/16। ये A3 का मान हुआ। अब A4 निकालना है हमको, तो A4 के लिए शेष हवा कितनी बची थी? 9x/16। उसमें से घटाना कितना है? कम होगा 1/4। किसका? 9x/16 का। इसको फिर हम हल करें, इसको हल करने पर हमें आएगा A4 बराबर 9x/16 माइनस 9x और 16 चौक 64, यानी A4 बराबर आएगा 64, 16 चौक 64, 4 नमे की 36x और -9x, यानी A4 आएगा आपका 36 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 7, 27x बटे में 64। ये A4 का मान है। अब ये AP है कि नहीं, हम इनका सार्व अंतर देखें, तो सार्व अंतर देखें इनका। सार्व अंतर के लिए हम अगर A3 में से A2 को ही घटा दें तो A3 कितना था? 9x/16। उसमें से A2 को घटाएं, A2 था हमारा 3x/4। तो सार्व अंतर D कैसे आएगा? 16 और 4 का एलसीएम 16, ऊपर 9x, 4 चौक 16 तो 4 त्रिक 12x, यानी कि यहाँ पर आएगा D 9 में से 12 में से 9 गए 10, 11, 12 माइनस के 3 बटे 16x, ये आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद A3 में से A2 घटाया था, अब A2 में से A1 घटाओ तब भी यही आना चाहिए। तो A2 कितना था हमारा? 3x/4, उसमें से घटाएं A1, A1 तो x था हमारा, बटे कुछ नहीं है 1। अब घटाएंगे तो D निकलेगा सार्व अंतर, तो 4 से 4 कटे तो ऊपर बचा 3x, -1 के पाड़े में 4 आएंगे 4 बार, 4 का x में गुणा 4x, तो यहाँ D बराबर कितना आ रहा है? 4x में से 3x गए तो -x/4। D सार्व अंतर बराबर आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई स्थिति एक AP का निर्माण नहीं करती। यह एक AP नहीं बना रही है क्योंकि सार्व अंतर हमारा क्या होना चाहिए? हर कंडीशन में एक जैसा होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है।
तो मानते हैं हम कुआं खोदने के nवें मीटर की लागत को an से व्यक्त किया जाए। 1 मीटर है तो a, a2 है तो a3, a4, a5 जितने मीटर खोदना है nवें मीटर को हम an से व्यक्त करेंगे। तो a1 प्रथम मीटर का कितना लग रहा है 150 रुपये। अब a2 बराबर होगा प्रथम 150 और अगले क्या हो जाएंगे 50 जुड़ जाएंगे, यानी a2 बराबर आएगा 200 रुपये। फिर इसी प्रकार a3 बराबर कितना होगा, फिर 50 जुड़ेंगे, यानी कि a3 बराबर आएगा 250। ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। अब ये AP का निर्माण कर रहे हैं क्या, अब हम इसका देखते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा। तो A3 था 250, A2 था 200, घटाएंगे तो सार्व अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है। फिर पुनः A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 था हमारा 200 और A1 था 150, तो सार्व अंतर कितना आया, यहाँ भी 50। दोनों कंडीशन में सार्व अंतर समान है, तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी मतलब AP का निर्माण करती है। चौथी स्थिति है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इस तरह की कंडीशन क्या AP बनाएगी, तो मान लेते हैं हम जो nवां वर्ष है मिश्रधन का उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, AN से व्यक्त करेंगे। तब पहला A1 कितना होगा, पहली स्थिति में A1 है 10,000 रुपये। अब A2 दूसरे साल में क्या होगा, इस 10,000 रुपये पर 8% की दर से ब्याज जुड़ जाएगा मिश्रधन में। तो दूसरे वर्ष के लिए हम लिखेंगे 10,000 तो है ही, प्लस ब्याज कितना जुड़ेगा, मूलधन है 10,000 रुपये, दर 8%, समय 1 साल और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 का 100 में गुणा 800, यानी A2 बराबर आएगा 10,000 और उसमें जुड़ जाएंगे 800 रुपये ब्याज के। तो ये मिश्रधन हो जाएगा 10,800 रुपये, ये A2 का मान आया। इसी प्रकार A3 कैसे निकालेंगे हम, A3 के लिए अब 10,000 जो 800 रुपये हैं वो हो जाएगा मूलधन, और फिर अब 10,800 का 8% की दर से 1 साल का जो ब्याज है वो फिर जुड़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब यहाँ पर A3 बराबर आएगा 10,800 और 108 और 8 का गुणा 8 अठैया 64 और 8 एकम 8, यानी कि A3 बराबर आएगा 4 और 0 4, 6 और 0 6, 8 और 8 16 और 1 11,664 रुपये। इस तरह से AP बनेगी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और वही मूलधन बन जाता है, फिर अगले वर्ष उस पर ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर ये AP बन रही है क्या। अब इसका हम क्या देखें, सार्व अंतर। तो अब सार्व अंतर देखें। सार्व अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा। तो 11,664 में से हम क्या घटाएंगे, A2 10,800। तो क्या आ रहा है सार्व अंतर इसमें से घटाने पर, 864 रुपये। अब A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि A2 था हमारा 10,800, उसमें से A1 10,000 घटा रहे हैं, तब सार्व अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 800। पहले आया 864 और फिर आ रहा है 800। सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करती।